एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, हम एम लक्ष्मीकांत सर की जो लेटेस्ट 7th एडिशन देखने को मिलती है हमें मार्केट में इंडियन पॉलिटी की, उसको यहाँ पर कवर कर रहे हैं। हम ऑलरेडी बहुत से लेक्चर देख चुके हैं, अराउंड 35 लेक्चर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिनके अंदर हमने चैप्टर 1 to चैप्टर 13 डिटेल्स के अंदर कवर किया है एम लक्ष्मीकांत की जो 7th और लेटेस्ट एडिशन से। इसका करंटली जो हमारा चैप्टर गोइंग ऑन है वो है चैप्टर 14, जिसका टाइटल है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम पे हम ऑलरेडी 1 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं और हम 1 लेक्चर्स देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने बात की थी कि व्हाट इज़ द फेडरल सिस्टम, है ना, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो गया कैन बी सीन हो गया इन द मॉडर्न वर्ल्ड। 2 टाइप्स की गवर्नमेंट देखने को मिलती है, एक फेडरल और एक द यूनिटरी। दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये हमने देखा था। फिर अलग अलग पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने क्या किया था, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर यूनिटरी सिस्टम को लेके, फेडरल सिस्टम को लेके कमेंट किया था। वो भी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर्स में देखी थी। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर हमें कौन कौन से फेडरल फीचर्स देखने को मिलते हैं, ये सारे फेडरल फीचर्स हमने डिटेल में डिस्कस किए थे हमारे लास्ट लेक्चर्स के अंदर। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हों या आपको कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ रिफ़र करिए, इसी चैनल पे आपको मिलेगी वीडियोस जिनके अंदर ये सारी चीज़ें डिटेल में हमने डिस्कस की है। और करेंटली आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इसी चैप्टर 14 का फेडरल सिस्टम का, वो होने वाला है यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने ऑलरेडी देखे कि व्हाट आर द फेडरल फीचर्स हो गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं यूनिटरी फीचर्स, कौन कौन से ऐसे यूनिटरी फीचर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब यूनिटरी फीचर्स यानी अगेन मैं एक बार रिवाइज करा दूं, यूनिटरी फीचर्स का मतलब होता है ऐसे फीचर्स जो क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑल द मोर पावरफुल बनाते हैं। सेंटर के पास एंटायर पावर देखने को मिलती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट नहीं देखने को मिलता है, एंटायर पावर इज़ कॉन्सेंट्रेटेड विद द सेंटर, तो उसे बोला जाता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस या यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसके कुछ फीचर्स देखते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट फीचर्स हमको देखने को मिलता है जो कि है स्ट्रॉन्ग सेंटर। यहाँ से क्या पता चलती है कि हमें पता है द डिवीजन ऑफ पावर हो गया इन द फेवर ऑफ सेंटर देखने को मिलती है, एंड हाईली इनइक्विटेबल देखने को मिलती है फ्रॉम द फेडरल एंगल, यानी कि सेंटर के पास ऑल द मोर पावरफुल देखने को मिलती है और स्टेट के पास यानी कि फेडरल पॉलिटी वाले सिस्टम की तरह स्टेट के पास पावर देखने को मिलती नहीं है। फर्स्टली हम देखते हैं यूनियन लिस्ट हो गया। हमें पता है अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यूनियन लिस्ट की बात करें तो उसके अंदर क्या है, हमें मोर सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। तो मोर सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेट लिस्ट। सेकेंडली हमें क्या देखने को मिलता है कि जो सब्जेक्ट हैं जो कि यूनियन लिस्ट के अंदर हैं वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, ख़ास करके जैसे कि इंटरनेशनल अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, ये सारे जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, डिफेंस, ये सब किसके अंदर देखने को मिलते हैं, हमें यूनियन लिस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड यूनियन लिस्ट है, ठीक है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, और साथ साथ में रेजिड्यू पावर है, ये भी कहाँ है, कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में यूनियन गवर्नमेंट के पास ही है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पावर देखने को मिलती नहीं है। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर भी अगर स्टेट क्या करता है यानी कि सेंटर क्या करता है, लॉ पहले बना देता है, तो सेंटर का लॉ क्या होता है, प्रिवेल होता है। तो यहाँ से हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग सेंटर देखने को मिलता है। अनलाइक यूएसए के अंदर क्या, ये जो रेजिड्यू पावर है ये किसके अंडर देखने को मिलती है, स्टेट्स के अंदर देखने को मिलती है। जो अराउंड 50 स्टेट्स देखने को मिलते हैं उनके हाथ में रेजिड्यू पावर देखने को मिलती है, अनलाइक इंडिया जहाँ पे रेजिड्यू पावर सेंटर के हाथ में। तो इस टाइप की क्या देखने को मिलती है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी हमें यूनिटरी फीचर्स के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें सेकेंड फीचर्स क्या देखने को मिलता है, स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल, मतलब स्टेट जो है ना वो क्या होते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं होते हैं। स्टेट को क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। जैसा कि पता है हमारे आर्टिकल 3 की हम बात करें, आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट को ऑल द मोर पावरफुल बना देता है वो, कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट हैं उनका क्या कर सकती है, उनका एरिया चेंज कर सकती है, उनकी बाउंड्री चेंज कर सकती है ना, उनका एरिया बढ़ा सकती है, घटा सकती है, नाम चेंज कर सकती है, बाउंड्री चेंज कर सकती है। सारी चीज़ें कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है, इवन विदाउट टेकिंग द अप्रूवल हो गया ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टेट को हम डिस्ट्रक्टिबल बना रहे हैं, यानी कि स्टेट आर नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल, यानी स्टेट को डिस्ट्रक्टिबल किया जा सकता है बाय हुम, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहीं से क्या देखने को मिलता है, हमको सेंट्रल टेंडेंसी देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं ये भी क्या है, एक टाइप का यूनिटरी फीचर्स ही देखने को मिलता है किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। क्लियर।
इसके अलावा अगर हम देखें ऑन द अदर एंड, अगर हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे याद रखना स्टेट भी उतने ही पावरफुल है जितना सेंटर देखने को मिलता है। स्टेट की बाउंड्रीज़ को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता सेंटर के द्वारा इन केस ऑफ इंडिया, बट इन केस ऑफ यूएसए, इन केस ऑफ इंडिया तोड़ा जा सकता है। आर्टिकल 3 क्या करता है, ये पावर देता है पार्लियामेंट को, पर यूएसए में ऐसा नहीं है। तो देखा हमने कि कहीं ना कहीं क्या है, ये भी एक क्या है फीचर्स देखने को मिलता है जो क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी बताता है, जो कि यूनिटरी फीचर्स का पार्ट है। इसके अलावा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशंस देखने को मिलता है हमें कि हमारे फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया था कि भाई यूनियन लेवल पे ही एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो कि क्या होगा एंटायर कंट्री के अंदर देखने को मिलेगा। हर एक स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, और स्टेट चाहेंगे तो भी वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, है ना। और तो ये क्या देखने को मिलता है, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के सेंस में हमें देखने को मिलता है, अनलाइक फेडरेशन। क्योंकि फेडरेशन के अंदर जनरली क्या होता है कि स्टेट के अपने कुछ खुद के राइट होते हैं, और स्टेट जो है अपने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना भी सकते हैं फेडरल फीचर्स के अंदर या फेडरेशंस के अंदर। हम देख चुके हैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कि फेडरेशंस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि स्टेट के पास अपनी पावर होती है, वो चाहे तो अपना कॉन्स्टिट्यूशंस बना सकते हैं, बट यूनिटरी फीचर्स या यूनिटरी सिस्टम्स के अंदर क्या है, सेंटर का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशंस होता है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि ऑल द कंट्री के लिए इक्वल है। हर एक स्टेट का अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं है। ये पहले हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर के सेंस में, हमें पता है आर्टिकल 375 या आर्टिकल 370 देखने को मिलता था, जो कि सेपरेट स्टेट की बात करता था। जम्मू एंड कश्मीर इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना फ्लैग हुआ करता है, जिसको हम जानते हैं 5 अगस्त को क्या किया गया, 5 अगस्त 2019 को ये जो आर्टिकल है इसको डाइल्यूट कर दिया गया। और अभी ऐसी कोई प्रोविज़न जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी नहीं देखने को मिलते हैं। तो अभी हम बोल सकते हैं एंटायर कंट्री का एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशंस है, और ये कहीं ना कहीं क्या यूनिटरी फीचर माना जाता है। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस हो गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ लेस रिजिड हो गया देन व्हाट इज़ फाउंड हो गया इन द अदर फेडरेशंस। हम जानते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का मेजोरिटी पार्ट है, उसको हम जानते हैं क्या कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली कि ये जो चेंजेस होंगे अंडर आर्टिकल 368 नहीं आएंगे, क्योंकि 368 के अंडर जो है ना किसी प्रोविज़न को चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशंस के, आर्टिकल 360 क्या है, ये प्रोसीजर बताता है कि व्हाट प्रोसीजर शुड बी फॉलो टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अंडर 360 नहीं आएगा अगर सिंपल मेजोरिटी से कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर चेंजेस किए जाएंगे। बट हाँ, मेजोरिटी प्रोविज़न क्या किए जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, सिंपल मेजोरिटी से भी चेंज किए जा सकते हैं। इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि भाई कोई भी ऐसी यूनिटरी सिस्टम देखने को मिले, वहाँ पे जनरली क्या देखने को मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलती है। क्लियर है? यानी कि उनको सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट जो है क्या कर सकती है, उनके प्रोविज़न जो हैं उनको चेंज कर सकती है। ऑल राइट, जैसे कि हम यूएसए की बात करते हैं, स्टेट कैन ऑल्सो प्रपोज एन अमेंडमेंट हो गया टू द कॉन्स्टिट्यूशंस। क्लियर? तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर की। जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस होता है वो क्या होता है, एक टाइप का फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसका मीनिंग के कॉन्स्टिट्यूशंस को कि मेजोरिटी प्रोविज़न जो है वो सिंपल मेजोरिटी से क्या किए जा सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें हम कि क्या फीचर्स देखने को मिलता है हमें यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो है नो इक्वालिटी ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटेशंस, मतलब स्टेट के रिप्रेजेंटेशंस में इक्वालिटी देखने को नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल हम बात करें द स्टेट आर गिवन द रिप्रेजेंटेशन हो गया इन द राज्यसभा। हम जानते हैं हमारी राज्यसभा के अंदर स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पॉपुलेशंस के क्या देखने को मिलता है, प्रोपोर्शनेट में देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो हमारी राज्यसभा के अंदर जो भी स्टेट के अंदर इन स्टेट का रिप्रेजेंटेशन जो राज्यसभा में हमें देखने को मिलता है वो कैसे देखने को मिलता है हमको, कि भाई प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन देखने को मिलता है। क्योंकि हमें पता है राज्यसभा के मेंबर स्टेट हैं, मेंबरशिप जो हैं वो किसी स्टेट के अंदर 1 MPs भी हैं तो किसी स्टेट के अंदर 31 MPs भी है। यूपी बिहार के अंदर मैक्सिमम MPs भी हैं, तो भाई गोवा सिक्किम जैसे स्टेट से, नागालैंड जैसे स्टेट से 1 MPs भी हमें देखने को मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड हम जानते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देखने को मिलता है, उनका जो अपर हाउस है, उनका जो क्या है अपर हाउस है, वहाँ पे हमको देखने को मिलता है हर एक स्टेट से क्या देखने को मिलते हैं, 2 MPs देखने को मिलते हैं। यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, प्रोपोर्शनेट नहीं देखने को मिलती है। और यही कहीं ना कहीं क्या फीचर्स माना जाता है यूनिटरी फीचर्स का। अमेरिकन सेनेट की बात करें जो कि अमेरिकन क्या है अपर हाउसेज हैं, वो क्या है उसमें 100 मेंबर देखने को मिलते हैं, ईच स्टेट से 2 मेंबर। दिस प्रिंसिपल इज़ रिगार्डेड हो गया एज अ सेफगार्ड हो गया फॉर द स्मॉलर स्टेट।
बट इंडिया के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हर एक स्टेट से उसकी पॉपुलेशंस के बेसिस पे हमें क्या देखने को मिलता है, रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं क्या है, फेडरल है, क्योंकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिलना, नो इक्वालिटी ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटेशन, ये भी कहीं ना कहीं किसका फीचर्स माना जाता है, यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस माना जाता है। इसके अलावा हमें देखने को मिलते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न्स। तो यूनिटरी फीचर्स ये एक फीचर्स ये भी माना जाता है कि इमरजेंसी प्रोविज़न, जैसे कि हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, 3 टाइप की इमरजेंसी की बात करता है, जिसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ब्रीफ में देखते हैं, एक आती है नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी, और इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। इसके अलावा देखने को मिलती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड 365 और ये आर्टिकल 360, ये देखने को मिलती है हमें 3 टाइप की इमरजेंसी, जो कि क्या बात करती है कि कोई ऐसे अनवांटेड सर्कमस्टांसेस हुए तो उस समय क्या की जा सकती है, देश के अंदर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो इस टाइप के प्रोविज़न भी जनरली क्या है, एक टाइप का यूनिटरी फीचर्स ही माने जाते हैं, जो क्या कर देते हैं, सारी पावर जो है वो सेंटर को दे देते हैं। स्टेट की जो पावर है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनसे पावर छीन ली जाती है, सेंटर को दी जाती है, इसीलिए एक टाइप का एक यूनिटरी फीचर्स भी कहा जाता है। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया के सेंस में हम बात करें तो इन स्पाइट ऑफ द, हम जानते हैं कि हमारी पॉलिटी जो है ना क्या है, बहुत ही डाइवर्स देखने को मिलती है, फिर भी सिंगल सिटीजनशिप। तो सिंगल सिटीजनशिप के अंदर क्या देखने को मिलता है, हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर हमें पता है कि ड्यूअल पॉलिटी देखने को मिलती है। ड्यूअल पॉलिटी इन द सेंस सेंटर और स्टेट लेवल पे 2 लेवल की गवर्नमेंट, 1992 के बाद तो 3 टायर गवर्नमेंट हमें देखने को मिली है, लोकल लेवल पे पंचायत एंड म्यूनसिपाल्टीज़, अर्बन और रूरल एरियाज़ में। बट ये ड्यूअल पॉलिटी होने के बावजूद, सेंटर और स्टेट में होने के बावजूद, हमें देखने को मिलती है ओवरऑल इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या बताती है, एक सेंट्रल टेंडेंसी बताती है कि भाई सेंटर के हाथ में ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है। तो सिंगल सिटीजनशिप भी कहीं ना कहीं क्या बात करते हैं कि भाई एक यूनिटरी फीचर्स ही इसको बोला जा सकता है, जबकि यूएसए के अंदर ऐसा नहीं है। यूएसए के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि आप हर एक स्टेट के भी सिटीज़न हो, साथ ही साथ में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के भी सिटीज़न हो, दोनों की ड्यूअल सिटीजन वन सिटीजनशिप देखने को मिलती है, यानी कि ड्यूअल सिटीजनशिप, जो कि क्या एक टाइप के फेडरल फीचर्स की बात करते हैं। इसीलिए इंडिया के अंदर जो सिंगल सिटीजनशिप है, कहीं ना कहीं ये यूनिटरी फीचर्स माना जाता है। इसके अलावा हमें देखने को मिलती है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या होता है, तो हमें पता है हमारे यहाँ जुडिशरी है, सबसे एपेक्स हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट है, देन हाई कोर्ट देखने को मिलता है, फिर नीचे लोअर कोर्ट्स देखने को मिलता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, फिर नीचे बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोर्ट हैं, फैमिली कोर्ट है, लेबर कोर्ट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो जुडिशरी हमारी देखने को मिलती है, ये क्या इंटीग्रेटेड है। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, यहाँ पे कोई भी डिसीजन लिया जाता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या डिवीज़न बेंच के द्वारा, तो वो हाई कोर्ट पे बाइंडिंग होता है। सेम हाई कोर्ट के द्वारा जो भी जजमेंट या डिसीजन लिया जाता है वो लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होता है। तो ये जुडिशरी हमारी क्या है, इंटीग्रेटेड है। बट यहाँ पे हमारे क्या है, स्टेट जो है ना वो सेंटर से के लिए क्या है, बाइंडिंग नहीं है। स्टेट अपने डोमेन में काम करेंगे, सेंटर अपने डोमेन में काम करेंगे। तो ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी कहीं ना कहीं क्या बात करती है, सेंट्रल टेंडेंसी की बात करती है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या है, ऑल द मोर पावरफुल है, जो कि सेंट्रल लेवल पे देखने को मिलता है हमें। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी क्या है, एक टाइप का सेंट्रलाइजिंग फीचर्स ही है, जिसको हम यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। इसके अलावा हमें देखने को मिलती है ऑल इंडियन सर्विसेज। हमें पता है इंडिया के अंदर सेंट्रल लेवल पे क्या है, सेंट्रल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली कौन सी अथॉरिटी, यूपीएससी है। इसके अलावा हर एक स्टेट में हमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन देखने को मिलता है रिस्पेक्टिव स्टेट के डोमेन में। बट यूपीएससी क्या करती है, सेंट्रल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम तो कंडक्ट कराती है, बट एक सर्विस हमें पता है जिसके लिए हम आप सभी प्रिपेयर भी कर रहे हैं, वो क्या है, ऑल इंडियन सर्विसेज। तो ये जो ऑल इंडियन सर्विसेज है, 3 सर्विसेज देखने को मिलती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये तीनों सर्विसेज क्या है, ऑल इंडियन सर्विसेज हैं। यहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको रिक्रूट करता है यूपीएससी, यानी कि सेंटर इनको ट्रेन करता है यूपीएससी, पर इनको भेजा जाता है कहाँ पे, स्टेट में। और स्टेट के अंदर ये क्या करते हैं, सेंटर और स्टेट के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, दोनों के बीच में क्या करते हैं, कल्चर एक्सचेंज का काम करते हैं, सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो ये ऑल इंडियन सर्विसेज क्या है, ये ना तो स्टेट की है ना सेंटर की है, बट सेंटर के इन्फ्लुएंस में ये लोग ज़्यादा होते हैं और स्टेट के अंदर काम करते हैं। तो इस इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ कि सेंट्रल के एक टाइप के हम बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की तरह ही काम कर रहे हैं ये लोग स्टेट के अंदर, जबकि है सेंटर के। तो ये भी एक टेंडेंसी क्या मानी जाती है, सेंट्रलाइज टेंडेंसी मानी जाती है और एक यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही माना जाता
है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, तो जैसा कि हम सभी को पता है और आगे हम पढ़ेंगे भी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसको हम बोलते हैं केक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 के अंदर देखने को मिलता है। केक कैसी बॉडी मिलने को मिलती है? तो केक जो है ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट को ही ऑडिट नहीं करता, ये स्टेट गवर्नमेंट, और अगर इसको क्या दिया जाए, प्रेसिडेंट या गवर्नर के थ्रू अगर चीज़ें बताई जाएँ, ऑर्डर दिया जाए, तो ये लोकल बॉडी जो है ना उनको भी क्या करता है, यानी कि पंचायत एंड म्यूनसिपाल्टीज़ हो गया, इनके भी ऑडिट मशीनरी का काम करता है। तो हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि जो केग है ना क्या है, कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी होने के बावजूद, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के बावजूद भी अंडर आर्टिकल 148 कहीं ना कहीं क्या स्टेट मशीनरी को भी क्या कर रहा है, ऑडिट कर रहा है। यानी एक टाइप की क्या है, ये भी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, इसीलिए ये यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सेकेंड हमें देखने को मिलता है पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर द स्टेट लिस्ट। तो हम सभी को पता है कि भाई जो स्टेट लिस्ट है उसके ऊपर पार्लियामेंट की अथॉरिटी जनरल सर्कमस्टांसेस में नहीं देखने को मिलती है, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशंस है जहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बना सकती है। फॉर एग्जांपल राज्यसभा क्या करे, अगर राज्यसभा को स्पेशल मेजोरिटी से क्या करते, कोई भी रिजोल्यूशन पास करे तो क्या किया जा सकता है, पार्लियामेंट जो है ना वो क्या कर सकती है, स्टेट लिस्ट के ऊपर भी लॉ बना सकती है। तो राज्यसभा के हाथ में पावर है पहली, तो क्या कि कोई भी स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू रिजोल्यूशन पास किया जाए स्टेट लेजिस्लेचर्स या स्टेट लिस्ट के ऊपर, क्या बनाने के लिए, लॉ बनाने के लिए। एक रीज़न ये भी हो सकता है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट को कि आप क्या करो, हमारे सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाओ। तो इस केस में भी क्या कर सकती है पार्लियामेंट जो है ना वो क्या कर सकती है, स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकती है। क्लियर। और सेम पार्लियामेंट की बात करें, कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट का काम है, जैसे कि हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशन से, उसको क्या करना है, बढ़ाना है, पर वो चीज़ें जो है ना स्टेट अफेक्ट कर रही है, स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है वो अफेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ भी पार्लियामेंट को क्या दी जाती है, प्रधानता दी जाती है कि वो स्टेट लिस्ट में डोमेन में जाके भी क्या करें, लॉ बना सकती है। तो इस टाइप की चीज़ें हमें देखने को मिलती है किसके अंदर, यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। इसके अलावा देखने को मिलता है हमें अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर हमें पता है कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, एक इलेक्टेड बॉडी है, बट गवर्नर जो है ना वो क्या है, एक अपॉइंटेड बॉडी होती है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। हर एक स्टेट में देखने को मिलता है क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया गवर्नर, वो क्या देखने को मिलता है हमें हर एक स्टेट्स के अंदर देखने को मिलता है। और इसको अपॉइंट कौन कर रहा है, तो भाई सेंटर कर रहा है थ्रू द प्रेसिडेंट। तो ये कहीं ना कहीं क्या माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू भी ऐसा बोला जाता है, कहीं ना कहीं जो ये गवर्नर है वो क्या है, सेंटर का एजेंट की तरह वर्क करता है इन द स्टेट। एक्चुअली इनका फंक्शन क्या है कि भाई स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है ना वो क्या नहीं, वायलेट नहीं होनी चाहिए, ताकि वो इन्फॉर्मेशन सेंटर को दे सके अगर ऐसा कुछ किया जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि भाई जो गवर्नर है वो क्या है, एक एजेंट की तरह काम करता है, सेंटर के स्टेट के ऊपर निगरानी रखता है। और जनरली हम आजकल न्यूज़ में भी देखते हैं और ये चीज़ें चली आई है, कोई भी अपोजिशन गवर्नमेंट की क्या देखने को मिलती है, सरकार देखने को मिलती है स्टेट और सेंटर में अलग पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट में अलग पॉलिटिकल पार्टी। तो क्या होगा, जो स्टेट के अंदर गवर्नर होगा जिसको सेंटर ही अपॉइंट करता, तो उसके बीच में और इलेक्टेड गवर्नमेंट है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और CM है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, गवर्नर जो है वो सेंटर के एजेंट की तरह काम करता है, सेंटर की जो विल्स है उसको क्या करता है, थोपता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। और यही चीज़ कहीं ना कहीं क्या मानी जाती है, एक सेंट्रलाइज टेंडेंसी मानी जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं। तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट स्टेट के अंदर बाय द सेंटर, ये भी एक कहीं ना कहीं क्या है, यूनिटरी फीचर्स माना जाता है। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, कि हमें पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, सेंटर के यानी कि पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर्स के भी क्या कर रहा है, इलेक्शन कंडक्ट कराता है। जबकि हमें पता है स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो सिर्फ और सिर्फ लोकल बॉडी यानी कि पंचायत और म्यूनसिपाल्टी, इन्हीं के इलेक्शन जो है ना कंडक्ट कराता है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सेंट्रल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखने को मिलती है, जो क्या करा रहा है, स्टेट के भी इलेक्शन कंडक्ट करा रहा है। तो स्टेट के इलेक्शन कंडक्ट करा रहा है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इलेक्शन मशीनरी हमारी कंट्री में है वो इंटीग्रेटेड है, सेंट्रल की एजेंसी है या सेंट्रल की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, स्टेट के इलेक्शन भी कंडक्ट करा रहा है। और ये क्या है, कहीं ना कहीं एक यूनिटरी फीचर्स माना जाता है, सेंट्रलाइज टेंडेंसी वाला फीचर माना जाता
है। इसके अलावा लास्ट हम बात करें तो वीटो हो गया ओवर द स्टेट बिल। हमें पता है कि कोई भी क्या है अंडर आर्टिकल 200 एंड 201 क्या चीज़ें देखने को मिलती है, ये चीज़ें देखने को मिलती है कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द सीएम, ये लोग अपनी स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर कोई भी बिल पास करते हैं, वो चीज़ें गवर्नर के पास जाती है एसेंट के लिए, उनके साइन के लिए। तो गवर्नर जनरली क्या कर देता है, इसको आर्टिकल 200 एंड 201 के अंदर हमें देखने को मिलती है, अपनी ये पावर का मिसयूज़ करते हैं कई बार। ये बिल जो है ना इसको वीटो कर देंगे, यानी कि क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे। 4 टाइप के ऑप्शंस होते हैं गवर्नर के पास, वो साइन कर सकता है, साइन को क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, यानी कि सस्पेंड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है कंसिडरेशन के लिए, और प्रेसिडेंट के पास रिजर्व रख सकता है। तो इन वीटो का क्या करता है, कई बार मिसयूज़ भी करता है। और ये वीटो पावर का कौन कर रहा है, गवर्नर यूज़ कर रहा है, और कई बार मिसयूज़ भी कर रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं गवर्नर जो है वो सेंटर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड है, तो वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं ये सेंट्रलाइज टेंडेंसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी। इसीलिए कहीं ना कहीं क्या ये सेंट्रलाइज टेंडेंसी मानी जाती है, और एक ये फीचर्स माना जाता है किसका, यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना उसकी पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, और ये सारे फीचर्स कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रूव करते हैं। इसीलिए ये सारे फीचर्स क्या माने जाते हैं कि यूनिटरी फीचर्स माने जाते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई स्ट्रॉन्ग सेंटर देखने को मिलता है, स्टेट जो है ना उसको बाइफरकेट ट्राइफरकेट किया जा सकता है सेंटर के द्वारा, सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलेगी, वो भी क्या है सेंट्रल टेंडेंसी बताता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इजीली अमेंड किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। नो इक्वालिटी ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटेशन यूएसए में देखने को मिलती है। इसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजन, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडियन सर्विसेज, इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर द स्टेट, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, इंटीग्रेटेड इलेक्टेड मशीनरी एंड द वीटो ओवर द स्टेट बिल। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या बताती है कि भाई ये पावर देती है सेंटर को, ऑल द मोर पावरफुल बनाती है, जो कि क्या करता है, सारी पावर गैदर करता है स्टेट को वॉलेंटरीली, अगर उसका मन होता है, उसे लगता है ऐसा कि पावर देनी चाहिए, तो डिसोल्यूशंस करता है पावर का, पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखने को नहीं मिलता है क्लियर कट। और यही सारे कुछ फीचर्स माने जाते हैं यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। क्लियर है। तो आई होप आपको ये सारे फीचर्स क्लियर हुए होंगे जो हमने आज डिटेल में डिस्कशन किए। तो आज का लेक्चर हम क्या करेंगे, यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम छोटा सा एक टॉपिक बाकी है, क्रिटिकल इवोल्यूशंस ऑफ द फेडरल सिस्टम। इसके कुछ क्रिटिकली इवोल्यूशंस देखेंगे हम, किस तरीके से इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है वेरियस स्कॉलर्स के द्वारा, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के द्वारा। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस चैप्टर्स को एंड करेंगे। तो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा ये चैप्टर। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और इसी चैनल्स पे आपको ऑलरेडी बहुत से लेक्चर्स हम देख चुके हैं 13 चैप्टर्स तक। अगर उनमें कोई भी डाउट हो आपको तो प्लीज़ रिफ़र करिए उन लेक्चर्स को, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। क्लियर। तो बस इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज के इस वीडियो को एंड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।